वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग हमारे 11 पीएस के फर्स्ट चैप्टर के लास्ट वीडियो पर है। लास्ट वीडियो हमारा लास्ट दो टॉपिक्स है, उसको फटाफट कवर करते हैं। उसके बाद हमारे नेक्स्ट वीडियो से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। चैप्टर 1 आज कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, हम लोगों ने बिजनेस रिस्क स्टार्ट किया था कि एक बिजनेस रिस्क क्या होता है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस रिस्क, की रिस्क किन किन फैक्टर्स पर इवॉल्व होता है, हमारे बिजनेसेस के क्या क्या रिस्क होता है। हमने यहाँ तक ये चीजें कंक्लूड करी थी कि जब तक हम हमारे बिजनेस में रिस्क नहीं लेंगे हमको प्रॉफिट्स नहीं गेन हो सकता है। ठीक है, तो बिजनेस में रिस्क एक ऐसी चीज होती है जो हमको लेना जरूरी है। और साथ में वो चीज है कि अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट थिंग ये है कि हम रिस्क लेंगे तो बिजनेस आगे बढ़ सकता है। सेकेंड थिंग ये है कि बिजनेस अगर स्टार्ट करते हैं तो रिस्क बाय डिफॉल्ट आएगा ही आएगा। तो आज हमको ये देखना है कि हमारा जो बिजनेस है उसमें क्या क्या कॉजेस है रिस्क के, किन किन फैक्टर्स के कारण रिस्क इवॉल्व हो सकता है। पहला टॉपिक आज का, कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क। ठीक है, तो समझते हैं यहाँ पे कि बिजनेस रिस्क के क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं। फर्स्ट हमको देखना है नेचुरल कॉज, कि नेचुरल फैक्टर्स के कारण हमारा बिजनेस किस तरीके से इफेक्ट हो सकता है। तो नेचुरल कॉज में क्या होता है, नेचुरल कैलेमिटीज जिसके कारण हमारा बिजनेस अफेक्ट हुआ। मान लो कि अगर हम कोई बिजनेस आगे प्रोपोगेट कर रहे हैं तो फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, ड्रॉट आ गया, या फिर ऐसी सारी चीजें जो बिल्कुल नेचुरली ऑकर हो रही है। अर्थक्वेक मेरे हाथ में नहीं है कंट्रोल करना, बारिश का मौसम में फ्लड मेरे हाथ में नहीं है कंट्रोल करना, समर सीजन है ड्रॉट मेरे हाथ में नहीं है कंट्रोल करना। तो ऐसी नेचुरल कैलेमिटीज जिसपे ह्यूमन का कोई कंट्रोल नहीं है लेकिन वो फिर भी हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है, दैट इज बिजनेस रिस्क विद द कॉज ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज। ठीक है, तो ये हो गया नेचुरल कॉज जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करेगा। ये ऐसी चीज है जो रिस्क हमको लेके चलनी पड़ेगी कि फ्लड आ गया फिर भी हमारा बिजनेस वहां पर चल रहा है तो चलना ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास ह्यूमन कॉजेस। ह्यूमन कॉजेस क्या होता है बिजनेस रिस्क में, अगर हम बात करते हैं ह्यूमन कॉजेस की, तो ह्यूमन कॉजेस मतलब मान लो मैंने अपने साथ में काम करने के लिए दो बंदे और रख रखे थे, मेरा बिजनेस था। अब अगर उनमें अ सेंस ऑफ डिसऑनेस्टी आ गया कि उनके मन में है कि मेरे साथ स्कैम करना है, फ्रॉड करना है या फिर चीटिंग करना है, तो फिर ये क्या है, मेरे बिजनेस के लिए रिस्क है। ह्यूमन कॉस्ट की अगर बंदा ही चाह रहा है कि उसे चीटिंग करना है तो फिर वो मेरे बिजनेस को सही तरीके से नहीं रन कर सकता। तो ह्यूमन कॉजेस इस तरीके से ही होते हैं। या फिर कोई ऐसी चीज है कि जो वर्कर्स है वो स्ट्राइक पर चले गए, या फिर मेरे पार्टनर्स ने मुझे चीट करा। जो भी चीज ह्यूमन टेंडेंसी के कारण होती है हमारे बिजनेस में, दैट इज बिजनेस रिस्क ऑफ ह्यूमन कॉजेस। ठीक है, और थर्ड आता है इकोनॉमिकल कॉजेस। अब कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क में इकोनॉमिकल कॉजेस कैसे आते हैं कि मान लो कि किसी कंडीशन की वजह से मेरे जो प्रोडक्ट्स की डिमांड थी वो कम हो गई, या फिर मेरे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी किसी वजह से कम हो गई, मेरे वर्कर्स ने ठीक तरीके से काम नहीं करा। मान लो मेरे वर्कर्स ने ठीक तरीके से काम नहीं करा तो मेरी क्वालिटी क्या हो गई, प्रोडक्ट की गिर गई। अब अगर मेरी क्वालिटी कम हो जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी, मेरे से कोई प्रोडक्ट लेगा नहीं। अगर प्रोडक्ट लेगा नहीं तो मैं अपने जितने भी फाइनेंस के जितने भी पैसा है वो रिकवर नहीं कर पाऊंगा। तो ये मेरे लिए क्या है, इकोनॉमिकल रिस्क है कि मैं बैंक के लोन नहीं चुका पाया। ठीक है, या फिर मेरे डिमांड में, मेरे जो प्रोडक्ट्स है उसकी डिमांड में कमी आ गई, या फिर कोई भी बैंक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, फाइनेंशियल इश्यूज क्रिएट हो गए जिसके कारण मेरे बिजनेस को इफेक्ट हुआ, दैट इज इकोनॉमिकल रिस्क। ठीक है, तो हमारे कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क में हमारे पास तीन तरीके के रिस्क है। कौन कौन से, नेचुरल कॉजेस, क्या बोला, फ्लड, अर्थक्वेक्स, ड्रॉट, ये सारी चीजें। ह्यूमन कॉजेस, डिसऑनेस्टी हो गई, स्ट्राइक्स हो गई, ये सारी चीजें। और इकोनॉमिकल मतलब फंड रेजिंग प्रॉब्लम्स हो गई, या फिर डिमांड कम हो गया, ट्रेंड चेंज हो गया, फैशन चेंज हो गया, जिसके कारण मैंने अपने आप को अपग्रेड नहीं करा तो मेरे सेल्स कम हो गए, या फिर मेरे कॉम्पिटेंट के सेल्स बढ़ गए। तो इस कारण से जो भी सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है एक बिजनेस रिस्क को लेके, तो ये तीन तरीके के कॉजेस होता है। ये हो गया हमारा एक टॉपिक, ये तीनों पॉइंट्स नोट कर लो फटाफट। फिर अपन आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। अब नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है फैक्टर्स फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस। हम लोगों को हमारे एक बिजनेस वेंचर को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स ध्यान में रखने पड़ेंगे। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जरूर पूछा ही जाता है। तो हम लोग फैक्टर्स देखते हैं। सबसे पहली चीज, सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस। सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस क्या होता है,
जब भी मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं किस लाइन में जाना चाह रहा हूँ ये जानना बहुत जरूरी है कि मुझे कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है। देयर आर नंबर ऑफ वेज या फिर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ बिजनेस टू स्टार्ट ऑफ विद, लेकिन मुझे कौन सी बिजनेस लाइन का सिलेक्शन करना है, दिस इज द फर्स्ट फैक्टर आई हैव टू नो। इसके लिए मुझे ये ध्यान में रखना है कि मेरी स्किल्स, मेरा नॉलेज और मेरा एक्सपीरियंस और मेरा एक्सपर्टाइज कौन सी फील्ड में है। जिस चीज का मुझे प्रॉपर नॉलेज है, जिस चीज में मैं एक्सपर्टाइज हूँ, जिस चीज में मेरी स्किल्स ऑलरेडी डेवलप्ड है, जिस पे मैंने ऑलरेडी काम कर रखा है, अगर मैं वो वाली बिजनेस लाइन सिलेक्ट करूंगा तो मेरे बिजनेस के सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे एज कंपेयर्ड टू वो वाला बिजनेस जिसमें मेरा कोई नॉलेज ही नहीं है, जिसमें मेरा कोई ओपिनियन क्रिएट ही नहीं कर सकता, मेरे लिए बिल्कुल नई चीज है। तो नई चीजों से स्टार्ट करना इज टफ देन टू वही चीज स्टार्ट करना जिसपे आप यूज्ड टू हो। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें हमारी बिजनेस अगर स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा बिजनेस एंटरप्राइज स्टार्ट कर रहे हैं, तो विच लाइन ऑफ सिलेक्शन, विच लाइन ऑफ बिजनेस वी आर सिलेक्टिंग फॉर दैट। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट, साइज ऑफ द फर्म, दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट। अब साइज ऑफ द फर्म का मतलब क्या होता है? हम लोगों को ये देखना है कि हमारे पास कितना पैसा है, और सेकंड हमको ये देखना है कि हमारी एबिलिटी और कैपेबिलिटी कितने बड़े फर्म को मैनेज करने की और मेंटेन करने की है। ठीक है, पैसा कितना है और मेरी एबिलिटी और कैपेबिलिटी कितनी है कि मैं कितनी अच्छी तरीके से कौन सी चीज को मैनेज कर पाता हूँ और कितनी कैपेसिटी है मेरी। अब साइज ऑफ द फर्म मतलब कि आपका जो बिजनेस है वो कैसा है, क्या वो स्मॉल स्केल है, क्या वो मीडियम स्केल है, या वो लार्ज स्केल है। ठीक है, जो आपका बिजनेस है आप वो बिल्कुल छोटे स्केल पे शुरू कर रहे हो, या फिर मीडियम स्केल पे शुरू कर रहे हो, या फिर बिल्कुल वास्ट लार्ज एरिया बिजनेस पे शुरू कर रहे हो। तो दिस इज द सेकंड फैक्टर वी हैव टू कीप इन माइंड। और ये हम तभी डिसाइड कर पाएंगे जब हमको पता है कि हमारे पास लगाने के लिए पैसा कितना है, और साथ में वर्क फोर्स और मेरा एक्सपीरियंस या फिर मेरी कैपेसिटी कितनी है कि मैं कितनी अच्छे से कितनी चीजों को मैनेज कर सकता हूँ। जितनी मेरी कैपेसिटी है पैसा लगाने की और चीजों को मैनेज करने की, उस हिसाब से मैं डिसाइड करूंगा कि मेरे बिजनेस का फर्म का साइज क्या होगा। इसके बाद हमारा जो थर्ड फैक्टर आता है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, जो थर्ड फैक्टर आता है दैट इज फॉर्म ऑफ ओनरशिप। अब ये जो फॉर्म ऑफ ओनरशिप होता है ना, ये अभी हमारा जो सेकंड चैप्टर स्टार्ट होने वाला है ना, ये पूरा एक चैप्टर है ऑन द बेस्ड अपॉन फॉर्म ऑफ ओनरशिप। अब ये फॉर्म ऑफ ओनरशिप होता क्या है? जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि हम लोग जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसकी ओनरशिप का फॉर्म कैसा होना चाहिए। मतलब या तो मैं उस बिजनेस का एक सिंगल ओनर हूं, मतलब सिर्फ मैंने अपना पैसा इन्वेस्ट करके वो बिजनेस स्टार्ट करा है, तो जितना पैसा कमाऊंगा वो भी सिर्फ मेरा होगा, या फिर जितना पैसा का लॉस होगा वो भी सिर्फ मेरा होगा, रिस्क भी सारी मेरी, मेरिट्स भी सारे मेरे, डीमेरिट्स भी सारे मेरे। तो ये होता है फॉर्म ऑफ ओनरशिप में कि हमको डिसाइड करना होता है कि हमारा बिजनेस का टाइप क्या है। क्या वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, दैट इज कि मेरे अकेले का बिजनेस है, या फिर मैं चाहूं तो इस बिजनेस को पार्टनरशिप में स्टार्ट कर सकता हूँ। पार्टनरशिप हमको पता है कि अगर मैं अकेला पैसा इन्वेस्ट करने की कैपेबल नहीं हूँ तो अपने साथ में अपने फ्रेंड्स को रखूंगा या अपने पार्टनर्स बना के जो इक्वल शेयरिंग पे रहेंगे, या फिर जितनी भी शेयरिंग आपस में डिसाइड होगी उससे हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका जो भी बिजनेस है उसका फॉर्म ऑफ ओनरशिप क्या है। वो सोल प्रोप्राइटर है या फिर पार्टनरशिप है, जॉइंट वेंचर है, बहुत सारे टाइप के फॉर्म ऑफ पड़े, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल्स में कि फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं। थर्ड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट के बाद में फोर्थ पॉइंट है लोकेशन ऑफ एंटरप्राइज। हम लोगों को बिजनेस स्टार्ट करने के पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा जो बिजनेस लोकेशन है, हमारी जो भी इंटरप्राइज है, चाहे वो इंडस्ट्री हो, फैक्ट्रीज हो, उसका लोकेशन क्या है। क्योंकि हम लोगों को डिपेंड करता है कि हम लोग क्या चीजें वहां पर मेंटेन कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ ऑफिस मेंटेन कर रहे हैं, या फिर एक वर्क यूनिट मेंटेन कर रहे हैं, वेयर हाउस मेंटेन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मेंटेन कर रहे हैं, तो हमको उस हिसाब से जगह देखनी पड़ेगी। दूसरी चीज, वहां पे अगर प्लांट एंड मशीनरी है तो वो कितना साउंड प्रोड्यूस कर रही है, वहां के रेसिडेंशियल्स को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, वहां के जो भी लोग हैं उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, मशीन्स और इक्विपमेंट लगाने के लिए वहां पे प्रॉपर पोजीशंस और प्लेसेस अवेलेबल है या नहीं। तो हमको ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी जब लोकेशन हम डिसाइड करते हैं। दूसरी चीज,
अगर हमारी कोई ऑफिस है या फिर अगर हमारी कोई शॉप है या शोरूम है, अगर हम मैंने शोरूम को उठा के बिल्कुल सिटी के बाहर एस्टेब्लिश करके रखा है तो चांसेस है कि वहां पर रश आने के चांसेस कम रहेंगे। वही अगर मैं सिटी के बीच में शोरूम ओपन करूंगा तो पॉसिबल है कि मेरे पास क्राउड अच्छा आएगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि किस जगह पर किस चीज की डिमांड है और क्या चीज उनको नहीं मिल पा रही है, तो मैं वही शोरूम अगर उन लोगों के बीच में आके ओपन करूंगा तो वो ज्यादा इफेक्टिवली रन करेगा एज कम्पेयर टू कि मैं कहीं बाहर जाके एस्टेब्लिश कर रहा हूँ। तो मुझे फिर यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि लोकेशन ऑफ एंटरप्राइज मुझे क्या सेटअप करना है अकॉर्डिंग टू द वर्क। फिफ्थ है फिजिकल फैसिलिटीज। अब फिजिकल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फिजिकल फैसिलिटीज मतलब क्या कि अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो ऑफ रॉ मटेरियल्स कहाँ से मैनेज कर रहे हो, रॉ मटेरियल्स के बाद में अगर हम देखें तो फिर हम लोग प्लांट्स एंड मशीनरी कैसे सेटअप करेंगे, कहाँ से परचेज करेंगे, कितनी यूनिट्स का प्रोडक्शन वो करेगी, कौन कौन सी मशीन्स हमको लेना है, क्या क्या फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हमको है वहां पे उस पर्टिकुलर इंटरप्राइज या फिर उस पर्टिकुलर प्लेस के लिए, वो भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस। ये था हमारा 5th पॉइंट। अब आता है हमारा 6th पॉइंट, कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स। अब व्हाट इज कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स? हम लोगों ने जो भी स्टाफ हमारे साथ कंपनी में काम करने के लिए रखा हुआ है, मेरी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मैंने क्या करा कि अपने अंदर में 10 बंदे काम करने के लिए रखे हुए हैं। अब मेरे जो बंदे होने चाहिए ना वो कॉम्पिटेंट भी होने चाहिए और कमिटेड भी होने चाहिए। देखो अगर मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ना, फैशन हो गया, ट्रेंड हो गया, जो भी चीजें हैं, ये सारी चीजें, टेक्नोलॉजी हो गई, ये हर दिन अपने आप को अपग्रेड करती रहती है, हर दिन कुछ नया चीज लॉन्च होता है मार्केट में। फैशन को देख लो, ट्रेंड देख लो या फिर आपकी टेक्नोलॉजी देख लो, हर चीज एक डे बाय डे क्या होती है, अपग्रेड होती है। तो मेरा जो स्टाफ होना चाहिए ना वो बिल्कुल कॉम्पिटेंट होना चाहिए कि वो नई अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी को अपडेट कर सके अपने आप में, या फिर अपने आप को इस तरीके से डेवलप कर सके कि वो जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उनको भी वो जल्दी जल्दी सीख सके और मेरा काम नहीं रुकना चाहिए मेरी कंपनी का। ठीक है, तो हमारा जो स्टाफ होना चाहिए ना वो इतना कमिटेड होना चाहिए कि एक तो वो काम अच्छे से करे, ऐसा नहीं कि आलसी कर रहे हैं या फिर काम बिगाड़ रहे हैं, बिल्कुल उनके वर्क के लिए वो बिल्कुल कमिटेड और डेडिकेटेड रहना चाहिए। ऐसा स्टाफ मेरे को सिलेक्ट करना है, मुझे ऐसा स्टाफ नहीं सिलेक्ट करना है जो मुझे ज्यादा इनपुट में कम आउटपुट प्रोड्यूस करके दे रहा है, मुझे ऐसा स्टाफ मेंटेन करना है जो कम इनपुट में मुझे ज्यादा आउटपुट देगा। ठीक है, साथ में ही अगर कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती है, कोई भी इश्यूज आते हैं रिगार्डिंग वो मशीन्स हो गया, प्लांट्स हो गया, मार्केट हो गया, पब्लिसिटी हो गया, वो सारे रिजॉल्व कर सके। ठीक है, तो मुझे मेरे स्टाफ को ऐसा बनाना है कि वो कॉम्पिटेंट हो दूसरे कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में और अपने वर्क को लेके कमिटेड हो। ठीक है, ये 6 पॉइंट्स होते हैं जिसको हमें ध्यान रखना रहता है बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस। ये 6 पॉइंट्स नोट करो, फिर बता रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर हमने आज के 2 टॉपिक कंप्लीट करे। पहला था कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क। कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क में हमने क्या देखा कि ये जो बिजनेस रिस्क होती है ये किस किस तरीके से हमारे सामने आ सकती है। तो पहले हमने देखा था नेचुरल कॉज। नेचुरल कॉज में क्या देखा कि अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, ये सारी चीजें जो है जो हमारे हाथ में नहीं है पर इनके कारण भी हमारे बिजनेस को नुकसान हो सकता है, तो दैट आर बिजनेस रिस्क कॉजेस एज नेचुरल। फिर आता है ह्यूमन, हमारे साथ काम करने वालों ने हमको धोखा दे दिया, हमारे अंडर में जो वर्कर्स थे वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, या फिर जैसे मैंने अभी बताया कि ज्यादा इनपुट ले रहे हैं और आउटपुट कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिनकी इफिशिएंसी अच्छी नहीं है, अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर रहे, रॉ मटेरियल्स का वेस्टेज ज्यादा निकाल रहे हैं। तो दिस इज ह्यूमन कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क। क्यों? ह्यूमंस के कारण, मेरे साथ काम करने वाले बंदों के कारण मेरे सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही, दैट इज ह्यूमन कॉज। और फिर थर्ड था बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क में हमने देखा इकोनॉमिकल कॉजेस, मेरे पास पैसे खत्म हो गए, या फिर फैशन चेंज होने के कारण, ट्रेंड चेंज होने के कारण मेरा जो मैन्युफैक्चर्ड किया हुआ प्रोडक्ट था वो नहीं बिक पा रहा है, तो दैट इज ऑल्सो इकोनॉमिकल कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क। कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क के बारे में हमने देखा फैक्टर्स फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस, इसमें सिलेक्शन ऑफ लाइन था कि कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है, साइज ऑफ फर्म था कि कितना बड़ा या कितना छोटा स्टार्ट करना है, फॉर्म ऑफ ओनरशिप है, अकेले करना है, पार्टनर्स में करना है, किसी जॉइंट वेंचर में करना है, लोकेशन कहाँ करना है, चीजें कैसे मेंटेन करनी है, चाहे वो रॉ मटेरियल्स हो गया, प्लांट्स हो गया, मशीन्स हो गया, टूल्स हो गया, उनको किस इक्विपमेंट्स को किस तरीके से मैनेज करना है, और फिर वर्कफोर्स में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। दिस
दो टॉपिक के साथ में हमारा फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट होता है। ठीक है, हमारी जो टेस्ट आने वाले हैं आगे कुछ डेज में हम लोग टेस्ट प्लान अप करेंगे। ठीक है, तो उसमें हम लोग दो चैप्टर्स कवर करेंगे। ठीक है, टेस्ट या एग्जाम हम लोग जो कंडक्ट करेंगे दैट विल आल्सो बेस्ड अपॉन द ऑनलाइन सिस्टम, तो उसमें हम दो चैप्टर्स कंडक्ट करेंगे। ये फर्स्ट चैप्टर 11th भी इसका पूरा कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने पूरा बिजनेस के बारे में पढ़ा कि बिजनेस किस तरीके से होता है, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, बिजनेस के क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, हमने ट्रेड के बारे में पढ़ा, अपन ने कॉमर्स के बारे में पढ़ा, अपन ने इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा। एक पूरा क्लासिफिकेशन अपन ने इंडस्ट्री का पढ़ा था, एक पूरा क्लासिफिकेशन अपन ने कॉमर्स का पढ़ा था, उसमें अपन ने ट्रेड, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड पढ़ा था, इंडस्ट्री में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद में अपन आगे आते गए, बिजनेस रिस्क पढ़ा हमने, बिजनेस रिस्क के कॉजेस पढ़े, फिर फैक्टर्स पढ़े हमने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, अब जो सेकेंड चैप्टर है ना वो पूरा बेस्ड है, जैसे मैंने बताया ना, फॉर्म ऑफ ओनरशिप पे। ठीक है, पूरा चैप्टर कि कितने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, किसमें किस किस तरीके से काम होता है, किसकी क्या क्या लिमिट्स होती है, कौन कितने अच्छे से वर्क करता है, क्या क्या उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसकी परमिशन कैसे ली जाती है, और क्या जितनी भी चीजें हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व होती है ना, हर एक टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व होती है, वो सारी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है हमारा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो आज की वीडियो अपन ये इस चैप्टर के समाप्ति के साथ में ओवर करेंगे, नया चैप्टर अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ तक के नोट्स अपने कंप्लीट करके रखना, एक चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये पूरे चैप्टर की जो पीडीएफ है जिसमें इसके सारे टॉपिक्स विद आंसर्स लिखे रहेंगे, उसकी आपको पीडीएफ बहुत जल्दी मिल जाएगी। ठीक है।